जय हिंद दोस्तों। लोअर पीसेस के लिए हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एमसीक्यू हल कर रहे थे। एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था, उसमें लगभग 60 एमसीक्यू हमने कंप्लीट करी थी। हमने आप लोगों से कहा था कि इसी तरीके से हम लोग ये जो पूरा आप लोग सिलेबस देख रहे हो, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको लगभग 200 से 250 300 प्रश्नों को करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे ये आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी करा रहे हैं, इसी तरीके से हमने आपदा प्रबंधन की भी क्लास कराई, इन्वायरमेंट, इसी तरीके से सारी चीज़ें हम करवाएंगे। तो चलिए, ये दूसरी क्लास है, उसी को हम लोग देखते हैं। पहली क्लास में हमने 55 से 60 एमसीक्यू कराए थे लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो में। इसी तरीके से इस वीडियो में भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सिलेबस आपका ये दिया गया है, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप बस रिवीजन करिए और इस तरीके से एमसीक्यू लगाइए। जिन लोगों को नोट्स नहीं मिले हैं आगे हम बता देंगे। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग जो नोट्स पढ़ रहे होंगे, कुछ आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उनको आप वहीं पे नोट कर लीजिएगा कि इसका क्या फुल फॉर्म है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब निकलता है, क्या उद्देश्य था। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे वो आप उनको अपने कॉपी में नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में विकसित भीष्म भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। ये इसका फुल फॉर्म है। का मुख्य उद्देश्य क्या है? भीष्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना, आपदा एवं आपातकाल में पोर्टेबल अस्पताल उपलब्ध कराना, या कृषि ड्रोन विकसित करना, या अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। तो जो भीष्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपदा एवं आपातकाल में पोर्टेबल अस्पताल उपलब्ध कराना, ये मुख्य इसका उद्देश्य था। यानी कि जैसे आपदा हुआ या युद्ध हुआ या कोई मानवीय सहायता अभियानों में इसे तुरंत तैनात किया जा सकता है, तो भीष्म का ये मतलब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इस तरीके से क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नाविक, हमने इन सब के बारे में बताया था। नाविक बताया था, गगन बताया था, निसार, ये सारे हम आपको बता चुके हैं। तो नाविक का क्या काम है? अब दिया गया है इसमें कि क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के लिए, गगन विमान हेतु उपग्रह आधारित नेविगेशन संवर्धन प्रणाली में, निसार भारत फ्रांस संयुक्त मिशन है। अब दे रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, इसमें कौन सही है, कि पहला सही है, कि दो सही है, कि या फिर तीनों सही है। इस तरीके से आपका उत्तर दिया गया है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है पहला और दूसरा, बिल्कुल करेक्ट है। नाविक जो है वो क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के लिए बनाया गया। जब आप नोट्स अगर पढ़ रहे होंगे तो ये आपको पॉइंट मिला होगा। गगन क्या है? तो गगन है विमान हेतु उपग्रह आधारित नेविगेशन संवर्धन प्रणाली के लिए बनाया गया है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। तो निसार क्या है? निसार भारत और फ्रांस नहीं है, ये भारत और अमेरिका यानी इसरो और नासा के संयुक्त मिशन है। क्योंकि भारत का इसरो है और अमेरिका का नासा है। तो ये किसके बीच में है? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में है, इंडिया और यूएसए के बीच में है। चलिए, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटरिंग में क्यूबिट की प्रमुख विशेषता क्या है? अब देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका क्या विशेषता है? केवल जीरो का मान ग्रहण करता है, केवल एक का मान ग्रहण करता है, या एक समय में जीरो और एक दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, या केवल बाइनरी डेटा को कलेक्ट करता है, या संग्रहित करता है, या भंडारित करता है। तो कौन सा इसमें सही जवाब है? तो आपने अगर क्वांटम कंप्यूटिंग भी पढ़ी होगी तो उसमें हमने बताया था कि एक समय में जीरो और एक दो दोनों अवस्थाओं में यह रह सकता है। बिल्कुल यही इसका सही जवाब है। आपने अच्छे से अगर नोट्स पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी, जिससे ये क्या करता है कि जीरो और एक दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, जिससे ये क्वांटम कंप्यूटर अत्यधिक तेज गणना करने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रिस्पर Cas9 तकनीकी का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके लिए किया जाता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन क्या दिए गए हैं? उपग्रह प्रक्षेपण में, जीन संपादन में यानी जीन एडिटिंग में, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, या कृत्रिम वर्षा कराने में। तो किसमें उपयोग किया जाता है क्रिस्पर Cas9? किसमें उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जीन एडिटिंग में। जीन एडिटिंग में जब आप ये पढ़ रहे होंगे, जीन वाला चैप्टर हमने जो आप लोगों को पढ़ाया है उसमें आप देखेंगे तो इसका जिक्र जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो नोट्स को बारीकी से आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, mRNA
एमआरएनए वैक्सीन का मुख्य कार्य सिद्धांत क्या है? एमआरएनए का मुख्य कार्य सिद्धांत पूछ रहा है, तो क्या है? शरीर में मृत वायरस प्रविष्ट कराना, या शरीर में एंटीबॉडी सीधे प्रविष्ट कराना, या कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने का निर्देश देना। तो इसमें कौन सा है? और इसकी ये विकल्प में थोड़ा सा मिसिंग है कि वायरस को नष्ट करना, वायरस को नष्ट करना। तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो एमआरएनए का जो मुख्य सिद्धांत होता है, मुख्य कार्य करने का तरीका होता है कोशिकाओं को वायरल प्रोटीन बनाने का निर्देश देना। ये इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना, स्वदेशी चिप निर्माण को बढ़ावा देना, या अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, या सुपर कंप्यूटर निर्यात करना। तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? तो जो भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि स्वदेशी चिप निर्माण को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि LIDAR यानी लिडार तकनीकी मुख्यतः किस सिद्धांत पे आधारित होती है? किस सिद्धांत पे आधारित होती है? देखिए इसका एक फुल फॉर्म भी है लिडार का, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये किस तकनीकी पे, किस सिद्धांत पे वर्क करता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, लेजर प्रकाश, रेडियो तरंगे, या एक्सरे। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये लेजर प्रकाश के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। ये लेजर सिद्धांत के आधार पे काम, प्रकाश के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे लेजर किरणों की सहायता से दूर से ही त्रिआयामी मानचित्र को हम लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लग रहे होंगे, लेकिन देखिए लोअर पीसेस का एग्जाम है तो आपको कुछ चीज़ें नए भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कठिनाई भी आपको देखने को मिलेगी, भाषा शैली भी कठिन लगेगी खुद। ठीक है, कोई ग्रुप डी का तो एग्जाम है नहीं, तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के भी चीज़ें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते, ये आप मान के चलो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में UPSSC के अंतर्गत बनाने को तो UPSC से भी कठिन बनाता है, लेकिन UPSSC के अंतर्गत इससे कठिन का लेवल क्वेश्चन का नहीं होगा। चलिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, या कोयले से बनाया जाता है, या नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत अपघटन से बनाया जाता है, या पेट्रोलियम रिफाइनरी से इसको प्राप्त करा जाता है? तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसका उत्पादन कैसे किया जाता है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत अपघटन से ही इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें कार्बन उत्सर्जन अत्यंत कम होता है। इसमें जो कार्बन का उत्सर्जन होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर का आकार कम करना, मशीन को बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने योग्य बनाना, या इंटरनेट की गति को बढ़ाना, या केवल रोबोट बनाना। तो जो आपका AI है, AI में मशीन लर्निंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मशीन को बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखने योग्य इसको बनाना। ये इसका सही जवाब है। चलिए ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, तो देख लो आप लोग कि UPSSC लोअर पीसेस का जो GS रिव्यू का बैच चल रहा है, इसको आप सर्च करेंगे GS रिव्यू को एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में, तो एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो उसमें आपको 80 नंबर का कंटेंट मिल रहा है। पेपर 100 नंबर का है, तो 10 नंबर की DI और 10 नंबर की हिंदी, ये 2 पोर्शन आपको नहीं मिलेंगे। बाकी 80 नंबर का कंटेंट आपको ये रहा। इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, और पूरे लगभग 15 सालों का UPSSC जिनका एग्जाम कंडक्ट करवाती है उनके PYQ वन लाइनर फॉर्म पे वो आपको देखने को मिलेंगे।
डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमने पीडीएफ लगा दी है, आप जा कर के कंटेंट का लेवल चेक कर लो। अगर आपके समझ में आता है तो आप उसको बाई कर सकते हो जीएस रिव्यू के ऑफिशियली एप्लीकेशन पे, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको पूरे कंटेंट की जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको बैच मिलेगा, कैसे आप इसको ज्वाइन होंगे। आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बस आप उनको इसी तरीके से, ये जो आप फोटो देख रहे होंगे, ये किसी बच्चे ने नोट्स को प्रिंट कराया था तो उसने फोटो भेजी है, हमने इसको इसमें सेट कर दिया। तो आप देखोगे इसी तरीके से आप नोट्स को प्रिंट करा करके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये आपका पूरा कंटेंट है। अभी समय है, जितना बहुत एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लिखा गया है, तो आप अच्छे से इसको अध्ययन कर सकते हैं। आप कुछ ना करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहाँ पे लिंक लगी है, तो वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 3D स्थलाकृति मानचित्र तैयार करने में सर्वाधिक उपयोगी है? अभी हमने आपको ऊपर बताया था, बिल्कुल आप इसका जवाब दे सकते हो लिडार के बारे में। लिडार क्या करता था? 3D जो इमेजेस है उनको बनाने का काम करता था, ये ऊपर आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ये लेजर किरणों द्वारा बनाता है। अगला देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन अन्य प्रकार के हाइड्रोजन से किस आधार पे भिन्न है? किस आधार पे भिन्न है? ग्रीन हाइड्रोजन अन्य प्रकार के हाइड्रोजन से किस आधार पे भिन्न है? इसका रंग हरा होता है, या केवल समुद्री जल से बनता है, या इसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से जल विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, या इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये किस प्रकार अलग है? तो ये जो है इसका उत्पादन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये अन्य हाइड्रोजनों से इसलिए अलग है क्योंकि इसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से जल विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन का ऊपर आपने क्वेश्चन किया भी है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एआई से क्वेश्चन है कि एआई के संदर्भ में डीप लर्निंग किस प्रकार आधारित है? डीप लर्निंग किस पर आधारित है? बाइनरी ट्री पर, या न्यूरल नेटवर्क्स पर, या कंपाइलर डिजाइन पे, या ऑप्टिकल फाइबर पे? तो किस पे आधारित है आपकी ये जो डीप लर्निंग? तो किस पे आधारित है? तो ये आधारित है आपका न्यूरल नेटवर्क पर, ठीक है। किस पे? न्यूरल नेटवर्क पे आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कठिन से कठिन, सरल से सरल क्वेश्चनों का, क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। जो नए मिले उनको आप लिख लीजिएगा। mRNA वैक्सीन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? mRNA वैक्सीन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें जीवित वायरस होता है, या शरीर को कोशिकाओं को विशेष प्रोटीन बनाने को निर्देश करता है, या इसमें एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है, केवल बैक्टीरिया पे कार्य करता है? तो mRNA का पूछा है, mRNA वैक्सीन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह शरीर की कोशिकाओं को विशेष प्रोटीन बनाने को निर्देशित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा करना, कर संग्रह करना, आयात बढ़ाना, जनगणना करना। तो नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करना ही भारत में डेटा संरक्षण कानून के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिफेंस कॉरिडोर जो बनाए जाते हैं उनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण या स्वदेशी निर्माण, या कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, या पर्यटन विकास करना यानी पर्यटन को डेवलप करना, या रेलवे को और विस्तारित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है डिफेंस कॉरिडोर का? तो आप नाम से ही जान गए होंगे कि डिफेंस का रिलेशन किससे है? रक्षा से है, रक्षा उपकरणों से है। तो रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण करना ही डिफेंस कॉरिडोर का मुख्य रूप से कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंथेटिक बायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंथेटिक बायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, कृत्रिम जैविक तंत्रों का विकास करना, चंद्रमा पर उपग्रह भेजना, परमाणु परीक्षण करना, या वर्षा कराना। तो जो आपके सिंथेटिक बायोलॉजी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम जैविक तंत्रों का विकास करना, यानी जो सिंथेटिक बायोलॉजी है इसमें नए जैविक तंत्र एवं संशोधित जीव विकसित किए जाते हैं,
ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। चलिए, एक्सप्लेनेशन जितना ज़रूरी है उतना आपको हम समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्योग 4.0 का प्रमुख घटक नहीं है? किसका? उद्योग 4.0 का प्रमुख घटक नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी IoT, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स या पारंपरिक हस्तचलित उत्पादन। तो क्या घटक नहीं है? तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सारे घटक हैं, सिर्फ पारंपरिक हस्तचलित उत्पादन को छोड़ करके। तो ये आपका नहीं है, बाकी आपके जितने भी विकल्प दिए गए वो सारे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टेड इवोल्यूशन तकनीकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ये डायरेक्टेड इवोल्यूशन तकनीकी है, वो आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि एंजाइम एवं प्रोटीन को कृत्रिम रूप से डेवलप करना, या उपग्रह को बनाना, या नाभ की ऊर्जा, या इंटरनेट की सुरक्षा। तो किससे ये रिलेटेड है? तो ये जो आपका डायरेक्टेड इवोल्यूशन तकनीकी है, वो रिलेट करता है किससे? एंजाइम एवं प्रोटीन को कृत्रिम रूप से डेवलप करना। ठीक है, इसके उपयोग से हम लोग दवा निर्माण करते हैं, औद्योगिक एंजाइम को डेवलप करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं, ये सब इसी के आधार पे होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी उद्योग 5.0 की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? अभी 4.0 आपने पढ़ा, 5.0 आया। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ऑटोमेशन या मानव मशीन सहयोग यानी ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, या केवल मास प्रोडक्शन, या फिर मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या विशेषता मानी जाती है? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या सही है? तो उसमें मानव मशीन सहयोग, ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 3D प्रिंटिंग का आधार है? कौन सी तकनीकी 3D प्रिंटिंग का आधार है? अब जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग, या सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, या कास्टिंग, या फोर्जिंग। तो क्या है? चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि जो 3D प्रिंटिंग होती है, तो 3D प्रिंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो होती है वस्तु है वो लेयर बाय लेयर बनाई जाती है, यानी कि परत दर परत बनाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो ये इसका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोमेट्रिक्स में आइरिस रिकॉग्नाइजेशन किस सिद्धांत पे आधारित है? किस सिद्धांत पे आधारित है? आंख की पुतली के अद्वितीय पैटर्न पे, रेटिना के रक्त वाहिकाओं के पैटर्न पे, उंगलियों के निशान पे, आवाज के तरंगों पे। तो किस पे आधारित है? ये आधारित है आंख की पुतली के अद्वितीय पैटर्न पे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, AR का मतलब होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, और वर्चुअल यानी VR में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इनमें जो मुख्य अंतर है वो आपको बताना है, और आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कि AR वास्तविक दुनिया पे डिजिटल जानकारी जोड़ती है, जबकि VR पूर्णतः आभासी वातावरण बनाती है। दोनों समान तकनीकियां हैं, या VR केवल मोबाइल में चलता है, AR केवल गेमिंग में चलता है। तो जो इसका सही जवाब है बिल्कुल ये पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, हमने कहा नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, यानी इसी को PET कहा जाता है, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं वो है कैंसर एवं मस्तिष्क की कार्यात्मक इमेजिंग, या रक्तचाप मापना, या हृदय की धड़कन को मापना, या शरीर का टेम्परेचर को मेजरमेंट करना। तो किस पे आधारित है? ये कैंसर एवं मस्तिष्क की कार्यात्मक इमेजिंग पे आधारित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, प्रोबायोटिक्स क्या है?
प्रोबायोटिक्स क्या है? एक आपने बायोटिक्स पढ़ा होगा, एक प्रोबायोटिक्स पढ़ा होगा। तो प्रोबायोटिक क्या है? तो आपसे यही पूछ रहा है प्रोबायोटिक क्या है? तो देखिए प्रोबायोटिक क्या है, आपके पास ऑप्शन है, रोग उत्पन्न करने वाले वायरस होते हैं, लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं, जैववर्धक होते हैं, कृत्रिम एंजाइम होते हैं। तो हमने बताया तो प्रोबायोटिक क्या होते हैं, तो प्रोबायोटिक होते हैं, ये होते हैं लाभकारी सूक्ष्मजीव यानी कि प्रोबायोटिक आंतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जीवाणु होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रोबायोटिक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बायो फर्टिलाइजर का प्रमुख लाभ क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर का प्रमुख लाभ क्या होता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, या अम्ल वर्षा को रोकना, प्लास्टिक को बनाना, या जल प्रदूषण को बढ़ाना। तो क्या अर्थ? तो जो इसका सही विकल्प है वो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तकनीकी का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कैंसर एवं अन्य रोगों के उपचार में, या परमाणु ऊर्जा में, या रॉकेट निर्माण में, जल संशोधन में। तो ये आप जानते हैं कि कैंसर के उपयोग में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार, इसी को कहते हैं IPR, का प्रकार नहीं है? आपके पास जो ऑप्शन है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या आधार, तो कौन नहीं है? तो इसमें आधार जो पहचान प्रणाली है ये नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये IPR नहीं है, बाकी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डार्क वेब के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? डार्क वेब आपने सुना होगा, तो उसी के रिलेशन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह सामान्य गूगल सर्च से उपलब्ध इंटरनेट का भाग है, या फिर यह इंटरनेट का ऐसा भाग है जहां विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, या इसका उपयोग केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, या क्लाउड स्टोरेज का दूसरा नाम है। तो क्या इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर। डार्क वेब क्या है? एक इंटरनेट का ही भाग होता है जहां सब नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करते, तो उसमें विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें पहुंचा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कार्बन नैनो ट्यूब्स की प्रमुख विशेषता क्या है? अत्यधिक मजबूत एवं हल्के होते हैं, या उत्कृष्ट विद्युत चालक होते हैं, या एरोस्पेस एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाते हैं, या इनमें से सभी? तो आप जानते हो कि ये जो होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये इन सभी के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, उसी को कहते हैं DRM, का उद्देश्य क्या होता है? तो जो इसका उद्देश्य होता है डिजिटल सामग्री के अनाधिकृत उपयोग को बढ़ावा देना, रोकना, या इंटरनेट की गति को बढ़ावा देना, या मोबाइल में नेटवर्क को सुधारना, या क्लाउड स्टोरेज को बढ़ाना। तो क्या DRM का क्या उपयोग होता है? तो इसका जो उपयोग होता है DRM का, वो होता है डिजिटल सामग्री के अनाधिकृत उपयोग को रोकना। ये जो हमने आप लोगों को बताया है अभी, आप लोग कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने PDF का लिंक लगा दिया, तो आप जाकर के टेलीग्राम से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर है फोटो सीरीज वाली, वो हम डालते रहते हैं, कि मतलब फोटो बना करके उन चीज़ों को लिखा जाता है ताकि आपकी चीज़ें समझ में भी आए। तो फोटो सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो फ्री रहती है, तो उसकी PDF भी आप लोगों को हम फ्री प्रोवाइड कराएंगे, निश्चिंत रहिएगा। उसकी PDF बिल्कुल फ्री आएगी, लगभग जितने भी फोटो होंगे उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा, 60, 70 या 100 जो भी होंगी, वो आप उनको अच्छे से पढ़ लेना। हाईलाइट खबरें उसमें प्रदर्शित की जाती हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेशनल क्वांटम मिशन, अब नेशनल जो क्वांटम मिशन है के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो है इसका उद्देश्य भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है, या मिशन के अंतर्गत क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग पर कार्य करना है, या इसका मुख्य उद्देश्य केवल रक्षा अनुसंधान तक सीमित रह गया है। तो क्वांटम के बारे में बताना है कि इसका क्या सही जवाब है। तो आप सभी जानते हो कि सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है, ऊपर के दोनों विकल्प बिल्कुल आपके लिए सही हो जाते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है
उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रिसिजन मेडिसिन यानी व्यक्तिगत चिकित्सा का आधार मानी जाती है। अब आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में या ब्लॉकचेन में या रडार में या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, तो किसमें इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जीनोम सीक्वेंसिंग में किया जाता है, आधार उसी के लिए मानी जाती है। तो दोस्तों जितने ये क्वेश्चन थे सारे टॉप ग्रेड के क्वेश्चन थे, पहले वीडियो से ज़्यादा इसमें अच्छे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पूरी जानकारी हमने समाहित कर दी है, इसी तरीके से हम लेकर के क्वेश्चन आते रहेंगे। संभावित प्रश्न है, आप इनको अच्छे से ज़रूर टेकल करिएगा, अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िएगा, और ये कंटेंट के लिए हमने आपको पूरी जानकारी दे ही दी है, तो आप जा कर के इसको अच्छे से जॉइन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।